हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक मूवी की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत लोगों ने देख रखी है। मतलब मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि बहुत लोगों ने देख रखी है। जब मुझे कमेंट्स आए, मतलब मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसी मूवीज़ पहुंची है बहुत लोगों तक और लोगों ने देखी है। लोग अवेयर है कि मलयालम जो सिनेमा है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसकी स्टोरी और सब कुछ बहुत अच्छा है। इस वाले पॉडकास्ट के एंड में मैं कुछ मूवीज़ और भी सजेस्ट करूंगी, अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देख सकते हैं। और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगा था कि लोग कम देखते होंगे, साउथ के जो वेल नोन एक्टर्स नहीं हैं उनकी मूवी। और ये वाली जो मूवी है जिसकी मैं स्टोरी लेकर आई हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, मैंने जैसे जैसे देखा है, जितना मुझे याद है मैं वैसे ही शेयर करने वाली हूँ। और ये जो मूवी है इसको मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था, लोगों ने बहुत तारीफ़ें की थी, कुछ कुछ स्टोरी भी मुझे इसकी पता थी, लेकिन उस टाइम पर मैं इतना बिजी थी, नहीं देख पाई। फिर मतलब निकलता गया टाइम निकलता गया। अब थैंक्स टू बिग बॉस की मैं ये मूवी देख पाई। मैंने बिग बॉस के चक्कर में ये वाला जो प्लेटफॉर्म है उसका रिचार्ज कराया था, जो कि जियो हॉटस्टार रियलिटी वाला है, और उसमें ये मूवी अवेलेबल थी और मेरे सामने आई और मैंने देख ली। क्योंकि इतना टाइम सच्ची में नहीं मिल पाता है कि अब हम कोई मूवी सर्च करें या मतलब देख पाएँ, या और बॉलीवुड मूवीज़ अब देखने का उतना मन नहीं होता। तो खैर, ये जो मूवी है इसका नाम है जया 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 हे। ये रिलीज़ हुई है 2022 में। देखो 25 में मैंने देखी है ये जाकर, कब से मुझे इसको देखना था। और इसका बजट था ओनली 5 to 6 करोड़, और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन इसका 43 से 50 करोड़ रुपए करीब था। तो काफ़ी अच्छी मुझे मूवी लगी है। चलिए इसकी स्टोरी सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और हाइप का ऑप्शन है अगर आपके पास तो ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मंडे से नए हाइप स्टार्ट हो जाएंगे तो ये वाले वेस्ट चले जाने हैं यार। चलो शुरू करते हैं। तो इस मूवी के दो कैरेक्टर मेन हैं, मेन लीड जो हैं, लड़की जिसका नाम है जया, लड़का उसका नाम है राजेश। तो जया के बचपन से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। जया जब पैदा होती है, फिर धीमे धीमे जब वो बढ़ रही होती है, तो जो उसके मम्मी पापा है ना, वो उसकी एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं। ऐसा फील होता है जब आप शुरुआत में उसको देखते हो, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। उसकी केयर और उसको इस तरीके से संभाल कर इसलिए रखा जाता है ताकि मतलब उसमें कोई ऐसे डेंट वेंट ना पड़ जाए। भाई शादी करना है लड़की की, लंबे बाल होने चाहिए, और लड़की मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कहीं हाई फाई वाले स्कूल में नहीं जानी चाहिए। उसकी जो बुक्स हैं वो भाई वाली बुक से ही पढ़ लेगी, लड़की है क्या करना है, और खेलने नहीं देना है, टैडी मांग रही है तो कार पकड़ा दी भाई की, ऐसे करके मतलब उसे कम से कम चीज़ों में उसको जो है एडजस्ट करना बचपन से सिखाया जाता था। लेकिन वो पढ़ने में अच्छी थी, लड़की पढ़ने में अच्छी थी, और वो हमेशा अपने मम्मी पापा से बोलती थी कि उसको ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है जिससे उसकी पढ़ाई और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, जिससे कि उसको और ज़्यादा बेसिक उसके क्लियर हो जाए। तो उसकी मम्मी पापा उसे बोल देते हैं कि भाई तुम इस क्लास में आ जाओगी तब तुम्हारी हम कोचिंग लगवा देंगे। अब कभी जो है ट्रिप जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसको कहीं नहीं भेजा जाता, लेकिन भाई को सारी चीज़ें दी जा रही हैं क्योंकि वो लड़का है। लड़की और लड़का वाला भेदभाव यहाँ इनकी फैमिली में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे तैसे वो पढ़ती है, अपने आप को अच्छे से वो ढालने की कोशिश करती है। और अब वक्त आता है हायर एजुकेशन का, उसे कोचिंग भी नहीं भेजी जाती है। जिस क्लास में उसे प्रॉमिस किया गया था कि तुमको कोचिंग भेज देंगे, ट्यूशन भेज देंगे, वहाँ उसे नहीं भेजा जाता है। लेकिन फिर भी उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं कि उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना जो है हो जाता है, उसको सीट मिल जाती है, और वो हॉस्टल में रहकर चाहती तो पढ़ाई कर सकती है, जिसमें उसके मम्मी पापा इस बार उसको भेजने का सोच लेते हैं, क्योंकि उसका भाई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, इतना सब कुछ फैसिलिटीज़ देने के बावजूद भी। लेकिन वो जो लड़की है उसने परफॉर्म कर दिया था, इसलिए उसके मॉम डैड इस बार सोचते हैं कि उसको उस कॉलेज में भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये नेक ख्याल जया के मम्मी पापा के मन में आता है, वैसे ही एंट्री हो जाती है जया के मामा की, जो कि इनके पूरी फैमिली को हमेशा से मैनिपुलेट करते आए हैं। उन्होंने ही बेटी को लेकर ये सब इनके मन में भरा होता है, और वही आ जाते हैं फिर से फ्रेम में। और वो जो है लड़की को कॉलेज नहीं जाने देते हैं, बाहर हॉस्टल में जाकर उसे पढ़ने नहीं देते हैं। अजीबोगरीब जो ख्यालात हैं उसके मम्मी पापा के मन में भर दिए जाते हैं। लड़की इस बार विरोध करती है, क्योंकि हर बार वो मानती थी अपने माँ बाप की बात, लेकिन इस बार वो विरोध करती है कि मेरी अच्छे रैंक आई है, मेरे अच्छे परसेंटेज हैं, और मैं अच्छा कॉलेज मुझे मिल रहा है, क्यों ना मैं वहाँ जाकर पढ़ूँ। लेकिन फिर से जो है उसको दबा दिया जाता है, और उसको पास के ही किसी छोटे से कॉलेज में, जो कि इनके गाँव से ही रिलेटेड रहता है, जिसमें प्रॉपर बिल्डिंग भी नहीं होती है, ऐसे झोपड़पट्टी टाइप का जो स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वहाँ इसको भेज दिया जाता है मामा के सजेशन पर। अब लड़की वहाँ जाने लगती है, काफ़ी ज़्यादा उसका जो मनोबल है वो टूट जाता है, और अब उसका उतना ज़्यादा मन भी नहीं लग रहा है उस कॉलेज में। और वहाँ उसे एक सर मिलते हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारी उत्थान की बातें करते हैं,
और नारियों के सम्मान की बातें करते हैं। और जब वो इनकी बातें सुनती है, क्योंकि जया को भी वो एक बार डांटते हैं कि ढंग से पढ़ाई में मन लगा लो वरना चूल्हा चौका करती ही रह जाओगी, तो उसको लगता है कि इनकी सोच बहुत हटके है, मेरे पेरेंट्स से इनकी सोच बिल्कुल अलग है, और अगर ऐसा बंदा मेरी लाइफ में आए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। और वो धीमे धीमे उन सर को पसंद करने लगती है, उनको अच्छे अच्छे लुक्स देने लगती है, और ये चीज़ वो सर भी समझ जाते हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं कि तुम मुझे पसंद करती हो क्या, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जो जया है वो हाँ कर देती है। अब धीमे धीमे जब ये रिलेशनशिप स्टार्ट होता है सर के साथ, जया का उसके खुद ही कॉलेज के टीचर के साथ, तो धीमे धीमे उसे समझ में आता है कि रियलिटी इन जो सर हैं उनकी क्या है। वो सर भी इस पर हावी होने लगते हैं, टॉक्सिक वो रिलेशनशिप में आ जाती है, और वो उसको हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए डांटते हैं। तुमने ये कपड़े क्यों पहने, तुमने फेसबुक पर उसको रिक्वेस्ट क्यों भेज दी, तुमने मुझसे पूछे बिना डीपी क्यों चेंज कर ली, तुम लड़कों से बातें करना बंद कर दो, तुम कॉलेज के लड़कों से बातें नहीं करोगी, कर करके उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और एक दिन तो उसको थप्पड़ ही मार देते हैं, क्योंकि उसने कुछ ढंग से कपड़े पहन लिए थे जो उन्हें पसंद नहीं आया कि तुम किसके लिए ये तैयार होकर आई हो। और जब उसे थप्पड़ मारा जाता है तो उसकी नाक में काफ़ी चोट आ जाती है, उसकी जो नोज़ रिंग है वो गिर जाती है, और जब उसको ये थप्पड़ पड़ता है तो उसकी फैमिली तक ये बात पहुंच जाती है, और अब फैमिली काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। और यहाँ उल्टा जो है ब्लेम किया जाता है लड़की को, जया को ब्लेम किया जाता है कि हम तुम्हें सब कुछ करके दे रहे हैं, तुम्हें अच्छे स्कूल में भी भेज रहे हैं, तुम अपनी मनमानी कर रही हो, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है, वगैरह वगैरह करके उसे काफ़ी डांटा जाता है। और फिर आ जाते हैं वही मामा फ्रेम में, और वो अब इस बार सजेस्ट कर देते हैं इनकी फैमिली को कि लड़की की शादी करा दो, लड़की की कहीं शादी करा दो, मैं अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा। इस तरीके से करके अब इसकी पढ़ाई रुकवा दी जाती है। लड़की फिर विरोध करती है और बोलती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसे करके। लेकिन फिर भी जो फैमिली है वो प्रेशराइज करके उसको शादी के लिए मना लेती है। अब आते हैं लड़के वाले जया को उसके घर पर देखने। जो लड़का जया को देखने आया है उसका नाम रहता है राजेश। ये पहला ही रिश्ता रहता है जो काफ़ी पसंद आ जाता है जया की फैमिली को। जया का भाई आकर ओपनली बोल देता है कि मेरी जो बहन है वो शादी के बाद पढ़ना चाहती है, और जो राजेश है क्योंकि उसके घर में उसकी ही चलती है, ऐसा देखने पर पता चल जाता है, उसकी माँ भी उसके आगे मुंह नहीं खोल पाती है, तो लड़का हामी भर देता है। और लड़की देखी जाती है, लड़की से लड़का बात करता है, पता चलता है कि जो लड़का है वो फार्म चलाता है, मुर्गियों का फार्म वो चलाता है, और वो बताता है कि वो अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मुर्गियाँ बेचता है, और आसपास के जितने भी होटल्स हैं या जितने भी लोग हैं जो भी लोग ये सेल करते हैं वो उससे ही मुर्गियाँ खरीदते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम दाम पर बेचता है। इतनी चीज़ें यहाँ क्लियर होती हैं। उसके बाद लड़की को लड़का पसंद आता है, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, और दोनों की शादी जो है करा दी जाती है। जो लड़के की माँ है वो टॉन्ट भी मारती है यहाँ लड़की की माँ को कि आप लोग किराए के मकान में कैसे रह लेते हो, मुझे तो किराए के मकान में नींद भी नहीं आती है, ऐसे करके टॉन्ट मारती है। और दहेज के लिए वो लोग आगे से मना कर देते हैं। जब पूछा जाता है कि क्या आपकी कोई डिमांड है, तो लड़के वाले बोल देते हैं कि हमारी कोई डिमांड नहीं है, और शादी हो जाती है। अब शादी करके जया जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहाँ का फर्नीचर वो देखती है, सब टूटा फूटा पड़ा हुआ होता है, कुछ भी यहाँ पर व्यवस्थित नहीं होता है, सब अस्त व्यस्त होता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जो राजेश की बहन है वो भी इन लोगों के साथ यहीं रहती है, उसकी भी शादी करा दी गई थी, लेकिन वो अपना ससुराल छोड़कर आ जाती है, और कभी उसके जो इन लॉज हैं उसे वापस लेने आते ही नहीं हैं। अब यहाँ जया खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। वो रोज़ सुबह उठकर खाना पीना और नाश्ता वगैरह सब बनाती है, अपने पति की जितनी वो देखभाल कर सकती है वो करती है। उसके पति का रवैया भी शुरुआत में काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो नोटिस करती है, जैसे कि उसकी सास रोज़ इडली अप्पम बनाती है, जो एक वहाँ की डिश है, साउथ की डिश है, जो उसे रोज़ बनानी होती है, क्योंकि उसका बेटा उसके अलावा कुछ और खाता ही नहीं है, उसके अलावा उसे कोई और चीज़ पसंद नहीं है। धीमे धीमे जो जया है वो कोशिश करती है कि वो नई नई रेसिपीज़ ट्राई करे वाईटी देखकर, और रेसिपीज़ बनाकर वो उसे खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खाता है, वो नाराज़ होने लगता है, और वो नाराज़गी पहले अपनी माँ पर दिखाता है। एकदम से वो अपनी पत्नी को कोई बात नहीं सुनाता है। अब ऐसे ही चल रही होती है गाड़ी पटरी पर। एक दिन जो फार्म है वहाँ पर जो जया है वो अपने पति के साथ जाती है, तो वहाँ हमें पता चलता है कि जो राजेश हैं उसके बगल से भी एक कोई फार्म है जो मुर्गियों का काम वो भी करते हैं, लेकिन जो राजेश हैं वो बहुत ही कम दाम में मुर्गियाँ बेचते हैं, जिससे कि उनका बिजनेस खराब हो रहा होता है। और वो जो है ऑफर करता है राजेश को कि तुम मेरा भी फार्म खरीद लो, तो मेरा भी बिजनेस जो है टेक ओवर कर लो, और जो भी हो महीने का वो तुम मुझे देते रहना। ऐसे करके कुछ बातें वो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजेश तैयार नहीं होता है और उसको बातें सुना देता है। बल्कि वो ये बोलता है कि तुम चाहो तो अपनी कार मुझे दे सकते हो, वो मैं खरीद लूँगा, मतलब जो बड़ी सी वैन रहती है ना जिसमें वो
मुर्गियाँ जो है भरकर जाती हैं। तो वो बोलता है कि तुम मुझे ये बेच दो अगर बेचना हो तो वो बोलता है फार्म का मालिक कि अगर मैं तुम्हें एक गाड़ी दे दूंगा तो फिर मैं मुर्गियाँ सिर पर ले जाऊंगा क्या? जो चीज़ मैं बेचने आया हूँ वो तो तुम खरीद नहीं रहे हो। और ऐसे कह के वो भी चला जाता है। और राजेश अपने कर्मचारियों के साथ भी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो हर किसी को हड़काता रहता है। और जहाँ जहाँ उसकी मुर्गियाँ जाती हैं और उधारी पर जाती हैं और बाद में जब वो रिकवर करने जाता है तब भी वो काफ़ी ज़्यादा ऐंठ में रहता है। ये चीज़ हम नोटिस करते हैं राजेश के बिहेवियर में। राजेश की माँ भी उससे बहुत ज़्यादा डरी डरी रहती है। अब एक दिन होता क्या है कि जया राजेश के लिए कोई स्वीट डिश बनाती है, जो कि दूध में वो उबाल वगैरह करके खीर टाइप का कुछ वो बनाती है और वो क्या करती है, राजेश को सर्व कर देती है। वो भी देखती है कि जो राजेश की माँ है वो रोज़ इडली अप्पम बनाती है, जिसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और वो जो मशीन रहती है, जैसे कि नॉर्थ के साइड आप लोगों ने देखा होगा सेव जो बनाने वाली मशीन होती है ना, तो उस टाइप की कुछ वो मशीन रहती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए भी जो जया है वो अपनी सास को कम उसको काम करना पड़े, इसलिए वो ट्राई करती है कि वो राजेश को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कराए। और हो सकता है कि राजेश को कुछ और पसंद आ जाए तो फिर जो है वो कुछ और खाने लगे और ये रोज़ रोज़ जो इडली अप्पम वो खाता है वो ना बने। तो जया ये डिश बनाकर राजेश के सामने जाकर रखती है डाइनिंग टेबल पर, जो कि ऑब्वियसली बहुत टूटी फूटी उनका पूरा फर्नीचर जैसा कि मैंने बताया कि था। तो वो जैसे ही ये डिश ले जाकर रखती है तो राजेश जो है नाराज़ हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ ने बनाया है और वो माँ पर चीखने चिल्लाने लगता है और वो जो डिश है वो एकदम से फेंक देता है, जिससे वो टूट फूट जाती है, कटोरी फूट जाती है और पूरा जो डिश है वो फैल जाती है। इस पर जो जया है वो नाराज़ होती है कि क्यों तुमने ये किया? तो वो बोलता है कि जब मुझे नहीं पसंद है तो क्यों ये बनाया गया? तो उसकी सास बताती है कि इतने प्यार से तेरी पत्नी ने बनाया था, तब उसे लगता है कि ये मेरी वाइफ ने बनाया था। तो वो सॉरी भी बोल देता है, बोलता है कि सॉरी तुमने बनाया था, मुझे पता नहीं था। मतलब यही सेम चीज़ उसकी माँ करती है तो वो चिढ़ जाता है, लेकिन पत्नी के लिए अभी वो थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जया काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उससे बोलती है कि जैसा भी था किसी ने भी बनाया हो, लेकिन तुम्हें ये वेस्ट नहीं करना चाहिए था, तुमने अन्न का अपमान किया है। और राजेश यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है और उसको खींच के एक तमाचा लगा देता है। इससे पहले भी राजेश को गुस्सा आया था जब जो जया है वो पढ़ने की बात करती है कि हमारी स्टडीज़ के लिए बात कर लीजिए और मैं टेस्ट देना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। तो वहाँ पर भी वो काफ़ी चिढ़ जाता है, लेकिन वो जया को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलता है, वो अपनी माँ पर सारा गुस्सा निकाल देता है। उसकी माँ जो है ना टीवी देख रही होती है तो वो रिमोट लेकर फेंक देता है, तोड़ देता है उसको। तो ये चीज़ वो करता है, लेकिन इस बार उसने जया पर डायरेक्टली गुस्सा दिखाया था। जया के फेस पर वो एक तमाचा जड़ देता है, जिससे जया नाराज़ हो जाती है। फिर शाम को क्या करता है, वो आता है, जया को लेता है, रेस्टोरेंट जाता है, वहाँ उसको उसकी फेवरेट डिश भी नहीं खाने देता। बोलता है कि तुम्हें जो खाना है तुम ऑर्डर करो। वो कुछ बीफ वगैरह ऑर्डर करती है तो बोलता है कि नहीं बीफ मत खाओ और तुम यहाँ का कुछ वो चिकन वगैरह मंगवा देता है उसको। मतलब खाना भी वो अपनी चॉइस से नहीं खा सकती है और उसका ये हमेशा का पैटर्न फिर बन जाता है। वो आए दिन जया को थप्पड़ मारता है, फिर वो क्या करता है, फिर रेस्टोरेंट ले जाता है, वहाँ सेम वही डिश ऑर्डर करता है, उसके लिए चिकन, अपने लिए इडली अप्पम। वो खुद भी वहाँ पर वही सेम इडली अप्पम खाता है और उसको जो है रोज़ चिकन खिलवाता है। जब जब मारता है तब तब ये सेम पैटर्न वो फॉलो करता है। अब तो रेस्टोरेंट वाले भी जान जाते हैं इसकी शक्ल देखकर कि ये क्या ऑर्डर करने वाला है, तो उसको देखते ही वो लोग ऑर्डर लगा देते हैं कि भाई 2 चिकन 2 इडली अप्पम। तो ये चीज़ें चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। उसे बात बात पर, अब तो वो छोटी छोटी बातों पर भी मारता है। उसके कपड़े धो दिए तो मारेगा, या जो भी उसे जो भी बात पसंद नहीं आई, उसे कुछ पसंद नहीं आया, खाना पसंद नहीं आया तो थप्पड़ जड़ देना। तो उसका ये बिहेवियर पैटर्न बन जाता है, वो बार बार जो है जया को मारने लगता है। अब जया इस चीज़ की शिकायत अपने घर पर करती है तो उसके मम्मी पापा इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उल्टा एडजस्ट करने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं ये नॉर्मल बात है, एडजस्ट करना होता है, लड़कियां तो एडजस्ट करती हैं, अब क्या ही हम तुम्हारे लिए करें, हमने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, हमने तो तुम्हारी शादी कर दी वगैरह वगैरह, उसको बोलकर टालते हैं। फिर वो अपनी जो नंद है उससे बात करती है, वही नंद जो अपना ससुराल छोड़कर आई थी और उसको कभी कोई लेने नहीं आया। तो यहाँ पर उसकी नंद जो है बताती है कि तुम क्या करोगी, तुम घर छोड़कर चली जाओगी क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें मारता है, मैं भी अपना ससुराल छोड़कर आई थी लेकिन वो मुझे कभी लेने नहीं आए। तो ऐसा कुछ बोल देती है उसकी नंद। और इसके बाद कहीं ना कहीं जया को ये भी फीलिंग आती है कि जब उसके घर वाले ही उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है तो वो क्या कर सकती है। तो वो ऐसा लग रहा था कि अब वो इन हालातों के साथ खुद को ढाल ली है। वो दिन भर मोबाइल चलाती रहती, जैसे ही उसका पति आता एक आवाज़ में दौड़ कर जाती, खाना लगाती और उसकी हर एक चीज़ उसके सामने रखती जाती। बस वो चुपचाप अपना काम कर रही थी। अब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, वही इडली अप्पम वो रोज़ खा रहा था। अब नई नई डिश भी ट्राई नहीं करती है वो और सब कुछ नॉर्मल जा रहा होता है। सास भी कहीं ना कहीं अभी जया का साथ ही दे रही थी। सास जया से बोलती है कि ये तो इडली अप्पम के अलावा कुछ खाता नहीं है, तुम्हें अगर नई नई डिशेस ट्राई करनी हो तो तुम बना सकती हो, तुम खा सकती हो। अभी तक सास का बिहेवियर जया के साथ अच्छा था। अब एक दिन
ऐसा होता है कि जया जो है सोफे पर लेटकर मोबाइल चला रही होती है और उसी बीच इसके पति राजेश की एंट्री हो जाती है, जो थोड़ा सा चिढ़ा हुआ था, ऑलरेडी बाहर से वो चिढ़कर आया था। तो वो जैसे ही एंट्री मारता है वैसे ही जया जो है उठकर किचन में नहीं जाती है उसका खाना लगाने, और उससे वो चिढ़ जाता है कि दिन भर तुम मोबाइल चलाती हो, दिन भर ये वो करके, और उससे मोबाइल छीनने लगता है। तो जया फोर्सफुली उस मोबाइल को होल्ड कर लेती है और उसको मोबाइल छीनने नहीं देती है। और जब राजेश को लगता है कि ये मुझे मोबाइल दे नहीं रही है तो उसे गुस्सा आता है और वो फिर से इस बार जो है तेज का चमाटा जो है जया में जड़ने की कोशिश करता है। और जैसे ही राजेश जया के ऊपर हाथ उठाता है वैसे ही जो जया है वो उसके हाथ को लॉक कर देती है। वो कराटे के स्किल्स दिखाती है, उसके हाथ को कई बार वो लॉक करती है, कई बार उसको रोकती है और एक जोर की लात उसके वो पेट में मारती है, जिससे कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। एक टेबल टूट जाती है जिसके बीच में वो जाकर फंस जाता है, जिस पर एक्वेरियम रखा होता है। ये होता है पहली बार जब जया ने हाथ उसके ऊपर उठाया था। तो हुआ क्या था कि जब जया को ये पता चला कि ना तो उसके परिवार वाले साथ दे रहे हैं और ना वो ये घर छोड़कर जा सकती है, तो वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो कराटे सीखेगी। तो वो बाथरूम में, बैकयार्ड में, हर जगह केवल और केवल कराटे की प्रैक्टिस करती है। मोबाइल में से देख देख कर वो सीख जाती है और बिल्कुल वो ब्लैक बेल्ट हो जाती है घर पर ही बैठकर। तो इस तरीके से वो अच्छे खासे तरीके से इसको सबक सिखा देती है। इसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और ये काफ़ी दर्द में रहता है। फिर ये अपने एक बड़े भाई से मिलता है और उनको ये सारी चीज़ें बताता है। फिर उसके बाद ये खुद भी प्रैक्टिस करने लगता है कराटे वराटे की, और एक दिन फिर से चैलेंज करता है ये काफ़ी दिनों बाद जया को कि आओ इस बार मैं तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। लेकिन फिर से जो है जया इसको पकड़ पकड़ कर मारती है। वैसे तो जया जबरन उसको कभी नहीं मारती थी, जब ये हाथ उठाता था तभी उसने डिसाइड किया था कि अब मैं पिटूंगी नहीं, क्योंकि उसे ये था कि भाई मैं पिटती नहीं रहूंगी, दिन रात मैं पिटती नहीं रहूंगी, अब मुझे मारा जाएगा तो मैं हाथ उठाऊंगी, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मैं भी आवाज़ उठाऊंगी। तो ये वो डिसाइड कर लेती है। लेकिन राजेश को इसमें भी अपनी जो है शर्मिंदगी महसूस होती है और वो खुद भी सीखता है, वो सारे जो दाव हैं वो खुद भी सीखता है। और एक दिन आकर जब घर में कोई नहीं होता है तो फिर से वो चैलेंज करता है जया को कि आओ मेरे साथ लड़ाई करो, और उसके भैया ने उसे सिखाया होता है कि इस बार तुम वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। तो वो वीडियो रिकॉर्ड करता है। अब लड़ाई झगड़ा होता है भयंकर वाला, जिसमें फिर से जया जो है धोबी पछाड़ देती है राजेश को और घर का पूरा फर्नीचर टूट जाता है। एक एक फर्नीचर जो है टूट जाता है, इतना ज़्यादा वो राजेश को मारती है। और जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होता है उसके ऊपर ही वो राजेश को फेंक देती है, जिससे कि वो मोबाइल भी टूट जाता है और वो वीडियो जो है राजेश के हाथ नहीं लग पाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब उसने लास्ट लात मारी थी राजेश को, उसी वक्त एंट्री हो जाती है उसकी सास की। अब जो सास जया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी ना, वो अब जया को सपोर्ट नहीं करती है, उल्टा वो जया को ब्लेम करने लगती है, अपने बेटे को बेचारा बेचारा कहने लगती है। और फिर जया के मम्मी पापा को बुलाया जाता है। जया के मम्मी पापा आते हैं लेकिन वो अपनी बेटी का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। उल्टा वो बेटी पर एहसान जताते हैं कि हमने तुम्हारे मन का हर कुछ किया, तुमने कहा हमें कॉलेज जाना है, हमने कॉलेज भेजा, तुम्हारी हमने शादी कर दी, तुम्हारे पसंद के लड़के से शादी कर दी, और तुम जो है जैसा जैसा तुमने चाहा हमने वैसा वैसा किया, उसके ऊपर पूरा ब्लेम रखते हैं। और ये जो है झगड़ा वगड़ा चल रहा होता है। उस वक्त वही भैया जिससे डिस्कशन किया हुआ था राजेश ने, वो राजेश को समझाते हैं कि भाई ऐसे डिवोर्स विवोर्स मत देना, और डिवोर्स देने से पहले ना इसको प्रेग्नेंट कर देना ताकि इसके हाथ में बच्चा रहे, तो ये जो है ना इस तरीके से बिहेव नहीं करेगी। और अगर तुम्हें इसके साथ जीवन बिताना है तो एक काम करना, पहले एक बार प्रेग्नेंट करना, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगे और फिर से ये तुम पर हावी होने लगे तो दोबारा प्रेग्नेंट कर देना। तो ये सीख जो है ये भैया उसको देते हैं जो ऑलरेडी डिवोर्स ले चुके होते हैं। तो वो भैया बोलते क्या है कि मैंने भी डिवोर्स देने से पहले अपनी पत्नी के गोद में एक बच्चा दे दिया था। तो मतलब इस तरीके की मानसिकता ये लोग रखते हैं और राजेश को ये चीज़ सिखाई जाती है ये भैया के द्वारा, और राजेश इस पैटर्न को फॉलो करने भी लगता है। राजेश अब जया के साथ अच्छा स्वीट बिहेव करने लगता है, उससे माफ़ी मांग लेता है, सब कुछ करने लगता है, और धीमे धीमे वो सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस बार उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसको जया को प्रेग्नेंट करना है। तो वो पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में जया को लाता है, फिर सब कुछ करता है और फिर आगे मामला बढ़ जाता है। जया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन जब वो लोग हॉस्पिटल गए होते हैं जया और राजेश, तब जो है राजेश के व्हाट्सएप पर एक वॉइस नोट आता है जो जया सुन लेती है, जिसमें ये कहा गया था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है या नहीं। अब जया को यहाँ से शक हो जाता है राजेश के ऊपर और वो सब समझ जाती है कि ये क्या कर रहा है। और फिर जब वो कन्फ्रंट करती है तो राजेश बता भी देता है कि तू क्या सोच रही थी कि मैं तेरे आगे झुक जाऊंगा, तूने क्या सोचा मैंने सॉरी बोल दिया तो सब कुछ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझसे पूरा बदला लेकर आऊंगा, ये वो बोल देता है राजेश जया से। जिसके बाद जया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं वो गिर जाती है। फिर पता चलता है कि जया प्रेग्नेंट थी, लेकिन जो उसका मिसकैरेज जो है वो हो जाता है।
तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जया के मम्मी पापा भी आए होते हैं, राजेश भी होता है, सब कोई होता है। अब जया यहाँ पर साफ तौर पर मना कर देती है कि वो राजेश के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहना चाहती है वो इसके साथ, और वो अब अपने मायके जाना चाहती है। लेकिन जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसको मायके ले जाने से इनकार कर देते हैं कि हम भाई तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। अब वो बोल देती है कि ठीक है मैं कहीं भी जाऊंगी, लेकिन मैं अब ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। और जब वो हॉस्पिटल छोड़ने लगती है तो राजेश उससे बोलता है कि इस हॉस्पिटल का ना बिल तुम्हें भरना पड़ेगा, हाफ बिल तुम भरो क्योंकि तुम तो फेमिनिस्ट हो ना, तो आधा बिल तुमको भरना होगा, ऐसे कुछ बोल देता है। तो वो अपनी सोने की चेन भी वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। अब वो जब निकलती है तो उसके पास कुछ नहीं होता है, ना पैसे ना रुपए ना कुछ ना कुछ। तब उसका भाई, जो बड़ा भाई जो कभी उसको वैल्यू नहीं करता था, वो हेल्प करने आता है जया को और एक अच्छे हॉस्टल में उसको रुकवा देता है और उसके साथ तरह तरह की जगह जाने लगता है जिससे कि जया का एक बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। जब वो दूसरे दूसरे बैंक में जा रहे होते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि उनको ऐसे नहीं मिल सकता है लोन, अगर वो कोई बिजनेस टेक ओवर कर लेती है ना तो उसको लोन मिल जाएगा। अब जया के पास कुछ रह नहीं जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो चारों तरफ से हार चुकी होती है। अब जब वो हॉस्टल पहुंचती है, ये सब बातें सोच सोच कर वो हॉस्टल पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि उसकी मम्मी आई हुई है। अब उसकी माँ जो है काफ़ी रोती है, ड्रामा करती है उसके आगे और बोलती है कि चल बेटी सामान पैक कर ले, हम चलते हैं यहाँ से। तो जया को लगता है कि उसकी माँ अब उसको वापस मायके ले जाने आई है। जया भी सामान पैक करने लगती है। जैसे ही जया सामान पैक करने लगती है उसकी माँ के मुंह से ये निकलता है कि जल्दी कर, तुझे मुझे छोड़ना है और फिर मुझे अपने घर जाना है। तो जया पूछती है कि कहाँ जाना है, तो उसकी माँ बोलती है कि तुम्हें ससुराल छोड़ना है, मैंने राजेश से बात कर ली है, वो तैयार है तुझे रखने के लिए, हम तुझे वहाँ छोड़ेंगे और उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी। ये उसकी माँ बोलती है जया से। जया काफ़ी निराश हो जाती है, वो बोल देती है मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी माँ फिर से उसको 4 बातें सुनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब जया का ये जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा उसका हरा देने वाला मूवमेंट था। इसके बाद वो वैसा का वैसा सामान छोड़कर टेरेस पर चढ़ जाती है और इस बार उसने ये सोच लिया है कि वो इस टेरेस से छलांग लगा देगी। जब वो टेरेस से छलांग लगाने जा रही होती है वहीं पर जो है सीन रोक दिया जाता है, दिखाया नहीं जाता है कि वो कूदी या नहीं। उसके बाद राजेश की कहानी स्टार्ट होती है। राजेश का जो मोबाइल टूटा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर फेंक दिया था जया ने राजेश को किक करके, तो वो जो मोबाइल है जहाँ उसने बनने दिया हुआ था, तो वहाँ से वो वीडियो वायरल करा दिया जाता है। जब वो मोबाइल सही होता है तो जो मोबाइल ठीक करने वाला बंदा होता है वो उस वीडियो को वायरल कर देता है। वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि जो राजेश का बिजनेस है वो अब ठप होने लगता है। कोई भी राजेश से सामान नहीं खरीदता, इवन उसका मजाक अब बनाने लगते हैं सब कोई। तो ऐसे करके उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लॉप होने लगता है। तो अब वो ये डिसाइड करता है कि वो उस पत्नी को तलाक देगा जिसकी वजह से ये कुछ भी हुआ। और वो ये भी रियलाइज़ करता है कि जो लड़कियां हैं वो अकेले रह सकती हैं, लेकिन लड़के अकेले नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैं मतलब डिवोर्स दूंगा। और शायद उसने ये फ्यूचर प्लान कर लिया होगा कि मैं किसी और से अब शादी कर लूँगा। तो वो डिसाइड करता है कि वो डिवोर्स देगा। तो अब डिवोर्स वो फाइल करता है इस बिहाफ पर कि मेरी पत्नी मुझे मारती है, ये करके वो डिवोर्स फाइल करता है और ये कोर्ट रूम में सारा मामला जाता है। वहाँ पता चलता है कि जया ने छलांग नहीं लगाई थी। जया आती है उधर कोर्ट रूम में और वहाँ की जो जज होती हैं वो पहले तो जया को गलत बोल रही होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो राजेश की बातें सुनना स्टार्ट करती है ना, उन्हें समझ में आता है कि इसकी जो सोच है, इसकी जो समझ है वो कितनी ख़राब है। और वहाँ पर काफ़ी डांट पड़ती है राजेश को भी, और राजेश का बड़ा भाई भी बीच में बोलता है तो उसको भी डांट पड़ती है। और जो जज है वो भी समझ जाती है कि जो यहाँ गलत है वो राजेश है, ना कि जया। और वो जया से बोलती है कि बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम डिवोर्स चाहती हो या नहीं। तो वो बोलती है कि मैं 5 मिनट अपने पति से बात करना चाहती हूँ। वो 5 मिनट बात करने जाते हैं, कॉरिडोर में जाते हैं जहाँ वो डिवोर्स पेपर में शांति से साइन कर देती है और अपने पति से ये पूछती है कि तुम जो चिकन है या जो भी मुर्गी है वो कितने रुपए किलो बेच रहे हो। तो यहाँ राजेश बोलता है कि मैं 125 रुपये किलो बेच रहा हूँ। और वहाँ फिर जया बताती है कि मैं 115 रुपये किलो बेच रही हूँ। एक्चुअली जो जया से बोला गया था ना बैंक में कि तुम एक बिज़नेस अगर टेक ओवर कर लेती हो तो तुम्हारे लिए लोन अप्रूव हो जाएगा, तब जया को ये याद आता है कि एक आदमी उसके पति को फार्म टेक ओवर करने के लिए बोलने आया था, लेकिन उसके पति ने रिफ्यूज़ कर दिया था। तो वो उसी फार्म को टेक ओवर करती है, उस पर लोन अप्रूव कराती है और जो है उस फार्म को रन करने लगती है और 115 रुपये में वो बेचने लगती है वो मुर्गियाँ। राजेश को इस बारे में नहीं पता था, उसको ये पता था कि उसका धंधा ठप हो रहा है उसी आदमी की वजह से जो कल को उसको जो है फार्म बेचने के लिए या फार्म टेक ओवर करने के लिए आया था। अब राजेश को यहाँ क्लियर होता है कि उसका फार्म दोबारा से जो चल रहा है वो चल रहा है जया की वजह से। और बस यहीं पर जो मूवी है वो ख़त्म हो जाती है। तो कैसा लगा आपको ये मूवी का मेरा नरेशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या मुझे आगे भी ऐसे स्टोरी एक्सप्लेन करनी चाहिए? वैसे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा अगर इस वीडियो पर, तो ज़रूर मैं आगे भी करूँगी। अभी मैं कुछ मूवीज़ आपको सजेस्ट करने की बात कर रही थी ना कि मैं कुछ मूवीज़ और सजेस्ट करूँगी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देख रखी होगी, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा है तो मतलब ये वाली मूवी देख रखी है तो ऑब्वियसली आप लोग मूवी
के शौकीन होगे तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, एक तो मूवी है इरुल नाम से, ये भी पुरानी मूवी है, काफ़ी लोगों ने तो देखी भी होगी। एक और मूवी जो मैं बताना चाहती हूँ वो है सूक्ष्म दर्शनी, वो ज़रूर आप लोग देखना। तीसरी मूवी है थुडरम नाम से, उसको ज़रूर देखना, पता नहीं मैंने सही प्रोनाउंस किया है या नहीं, लेकिन थुडरम थुडरम करके है एक मूवी जो कि मोहनलाल की है। एक और मूवी है मार्गन, मार्गन इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। एक शुभम नाम से मूवी आई है, वो भी अभी जियो हॉटस्टार रियलिटी में अवेलेबल है, इसको भी देखना। मारीसन नाम की भी मूवी है एक, उसको देखना। तो ये कुछ मूवीज़ हैं जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग ज़रूर देखना, काफ़ी मस्त मूवीज़ हैं ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।